बताओ आज कहां तक आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छे। 15-20 मिनट हिम्मत है, गर्मी तो नहीं लग रही है? तुम्हारे खून का उबाल ठंडा तो नहीं हो गया है? आधा घंटा बैठ जाओगे ना, आधे घंटे में प्यास तो नहीं लगेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। देखो, मुझे मीडिया के साथियों ने कहा कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। मैंने उनसे कहा कि मेरी ये उम्मीद से कम लोग आए और ये ग्राउंड छोटा है, क्योंकि जितने लोग अंदर हैं इससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं। बाहर जाके देखो, यहां ये जो चंद लोग खराब कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। ये गद्दारी तुम्हें अगर किसी के इशारे पे कर रहे हो तो याद रखना, ये गद्दारी भारी पड़ेगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये कमांडर बैठ जाओ। अब इधर ध्यान मत देना, मेरी बात सुनो बस, अब गौर करो। मैं मध्य प्रदेश आया 2 जनवरी को, ओबीसी महासभा का आंदोलन था। एयरपोर्ट पे जैसे हमारे लोग स्वागत में खड़े होते हैं, पुलिस के लोग खड़े थे। ताली वाली मत बजाओ, सुनो सिर्फ कि कितने बड़े षड्यंत्र होते हैं। हमारे नेतागण भी सुने, माला लेके खड़े थे स्वागत में। मैंने सोचा हमारे लोग होंगे, मैंने कहा धन्यवाद। तो मुझसे कहने लगे गाड़ी आ रही है, जरा इधर लॉज में, तब तक आप बैठ जाओ। मैंने भरोसा किया, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग सब पे भरोसा करते हैं। भरोसा किया, उनके कहे से बैठ गया तो मुझे महसूस हुआ कि ये हमारे लोग नहीं है। बाद में पता चला कि वो पुलिस के लोग थे। उन्होंने मुझे 12 घंटे डिटेन रखा एयरपोर्ट पे। मैंने उसी दिन ये तय कर लिया था कि जब अब की बार मैं भोपाल आऊंगा तो अपने साथ अपने इतने भाइयों को लेके आऊंगा कि सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी मुझे डिटेन करने की। 1 साल के बाद वो दिन आया है। मैं आपको सामाजिक न्याय यात्रा की बधाई देता हूं। मैं आपके प्यार की, आपके विश्वास की, आपके संघर्ष की दिल से इज्जत करता हूं। लेकिन अगर मेरा दर्द आप नहीं सुनोगे और उस पर अमल नहीं करोगे तो मेरे जैसे 1 लाख चंद्रशेखर पैदा होकर काम करे, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। ताली बजाना छोड़ के मेरे सीधे साधे भोले भाले बहुजन समाज के लोगों, मेरे दर्द को सुनो। आपका अपना खून आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या मेरा दर्द आपका दर्द नहीं है? क्या बाबा साहब अंबेडकर का दर्द आपका दर्द नहीं है? क्या फूले, साहू, पेरियार, बिरसा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबा साहब अंबेडकर, मां झलकारी बाई, मां अवंतिका बाई, मां उदा देव पासी, मां रमा बाई, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब का दर्द आपका दर्द है या नहीं है? बताओ। क्या उनके अधूरे सपनों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है या नहीं है? बताओ। आने वाली पीढ़ी आपको क्यों याद रखे? इस बात के लिए कि आप गुलामी को सहते हुए मरे, या इस बात के लिए कि आप गुलामी के खिलाफ लड़े? क्यों याद रखे बताओ। तो फिर समझो और सुनो। एक आजादी की लड़ाई लड़ी गई 1857 में,
जो अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई थी, मेरठ से शुरू हुई। इतिहास में बार बार हमें चंद लोग ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में इन वर्गों का कोई योगदान नहीं है। हमारे योगदान को नकारते हैं। इतिहास सुनो। आजादी की लड़ाई 1857 जो 10 मई को शुरू हुई मेरठ से, उसके नायक कौन थे? माता दीन वाल्मीकि और कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर उस आजादी की लड़ाई की शुरुआत की। 1804 उदया चनार चोरा चोरी का जो कांड हुआ, उसका इतिहास पढ़ो। जिनको सबसे पहले फांसी हुई भारत में, अगर पढ़ना है तो तिलकाराम मांझी पढ़ो, पढ़ना है तो उदयदेव पासी पढ़ो, पढ़ना है तो टीपू सुल्तान पढ़ो, और अगर पढ़ना है तो चमार रेजिमेंट पढ़ो, अगर तुम्हें इतिहास पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने जर्मनी तक की फोर्स को बर्मा में धूल चटाई और गॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया, जब अंग्रेजों ने जाति का रेजिमेंट बनाई तो चमार रेजिमेंट ने गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया और जर्मनी की सेना को जवाब दिया, भक्की बढ़वा दी उन लोगों को। फिर वो वापस जीत के आए। जब आए तो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज खड़ी हो चुकी थी। अंग्रेजों ने कहा, हमारे समर्पण को जानना चाहते हो? अंग्रेजों ने कहा कि चमार रेजिमेंट को लड़ना पड़ेगा आजाद हिंद फौज के खिलाफ। तो हमारी रेजिमेंट के लोगों ने कहा कि आजाद हिंद फौज के लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे किसी भी कीमत पे। कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारी रेजिमेंट खत्म कर देंगे। रेजिमेंट खत्म करवा ली, अपनी नौकरियां खत्म करवा ली, लेकिन अंग्रेजों के कहे से वो अपने देश के लिए लड़ने वाले आजाद हिंद फौज के खिलाफ नहीं लड़े। ये हमारा इतिहास है। ये लोग रोज बात करते हैं कि भीम आर्मी को बॉर्डर पे जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बनाओ रेजिमेंट, पुनः बनाओ जाति के रेजिमेंट। क्या तो जाति की रेजिमेंट खत्म करो सारी, या फिर बनाओ और देखो जोहर बहुजनों का, बनाओ गुर्जर रेजिमेंट, बनाओ यादव रेजिमेंट, बनाओ लोधी रेजिमेंट, बनाओ चमार रेजिमेंट, बनाओ कुशवा रेजिमेंट। और देखो हमारा जोर कि हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उधम सिंह की तरह अपने खून का एक एक कतरा अपने देश की मिट्टी के लिए अगर कुर्बान ना कर दे तब कहना। अपने मुल्क के लिए हमने क्या नहीं सहा? हमने लाठियां खाई, हमने जातिगत अपमान सहा, हमने अन्याय सहा, हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया गया, हमारे बड़ों की पगड़ी उछाली गई, हमें अधिकारों से वंचित रखा गया। क्या नहीं सहा हमने अपने देश में? आज भी आजाद भारत में हम अधिकारों की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हो। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, आप धर्म की बात करो। लेकिन आजादी के इतने दिन बाद अगर इतने बड़े वर्गों के अधिकारों की बात नहीं करोगे तो अब ये देश में नहीं चलेगा। ये बताने के लिए हम लोग भोपाल में आज, जिन्हें इतिहास जानने का शौक हो और जो इतिहास को चुराना चाहते हो, वो इतिहास को पढ़ो। क्या जानते हो प्रतिहार के बारे में? क्या जानते हो सम्राट वीर भोज गुर्जर के बारे में? क्या जानते हो? तुम्हें नहीं पता इतिहास, क्योंकि इतिहास लिखा तुम्हारे लोगों ने। मैं धन्यवाद देता हूं उन साथियों का जिन्होंने पिछड़ा आंदोलन किया, मेरे लोगों को भरे मंचों से गालियां दी, अपमानित किया, हमारे अधिकारों के खिलाफ
बड़े बड़े नारे लगाए। मैं उनसे अपील करूंगा, भाइयों आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र की मंगल कामना करता हूं। एक दो बार और आओ और बड़े पैमाने पर आके आंदोलन करो, जिससे मेरा टूटा फूटा है बहुजन समाज एकजुट हो जाए। तुमने एक आवाज लगाई, आज ये मंच देखो, आज ये मंच देखो। तुमने एक बार हमारे अधिकारों के खिलाफ आंदोलन किया, मैं आपका स्वागत करूंगा। आप पुनः आगे करो मेरे भाइयों, आप दीर्घायु हो, आपके लिए मंगल कामना है। जो काम मैं नहीं कर पा रहा था वो आपने करके दिखाया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने आपको एक आजादी के बारे में बताया, और भी इतिहास है उस आजादी का। दूसरी आजादी तब मिली जब बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोले। आजाद तो देश 1947 में हुआ, लेकिन असली आजादी उन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद मिली। अगर हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो वो 26 जनवरी 1950 है। दूसरी आजादी मिली, लेकिन आजादी अभी साथियों अधूरी है। मेरी बात पे गौर करो कि जब देश आजाद हुआ, अमीर अमीर रह गया, गरीब गरीब रह गया। आजादी से पहले गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में अति पिछड़ों, जिनको आज कहते पिछड़े कहते हैं, जिसको आज के अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, उन लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी में शूद्र कहा गया, अतिशूद्र कहा गया। उनको पढ़ने तक के अधिकार नहीं थे। वो आजादी जो मिली, उसका फल तब मिलेगा इस समाज को जब ये समाज राजनीतिक हैसियत बना के और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू इस देश में कराएगा। जिस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, उसी दिन असली आजादी हम लोगों को मिलेगी। और याद करो बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात जो उन्होंने मुझसे, आपसे, हम सब लोगों से कही कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय, आरोप, अपमान और आपके मेरे जैसे 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके बाबा साहब अम्बेडकर उस कारवां को यहां तक लेके आ पाए थे। उन्होंने अपील की मुझसे और आपसे कि इस कारवां को पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। मैंने बहुत अपमान सहा है, आज कारवां पीछे जा रहा है। समाज की निगाह है आप योद्धाओं पे, जो इस मंच पे बैठे और जो वहां बैठे हैं। मैं जितना सम्मान इनका करता हूं, इतना आपका भी करता हूं, उसका भी करता हूं जो वहां दीवार पे खड़ा है, जो वहां गाड़ी पे बैठा है, मैं उसका भी इतना सम्मान करता हूं। वो बात बाबा साहब ने उन लोगों से, सब लोगों से कही जिनके ऊपर उम्मीद थी। आज नौजवान साथियों के साथ हमारी माताएं बहनें धूप में बड़ी मेहनत से बैठी हुई हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी जो महिला नेता इस मंच पर बैठी है, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से आज जिस महिला को कमजोर कहा जाता था, इस संविधान की बदौलत वो समाज की बेटी आज नेतृत्व करने लगे। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उन बच्चियों को, लक्ष्मी को, और एक जो दूसरी बच्ची थी वो बामनिया, उसी, और वो छोटा बच्चा। ऐ मेरे भोले समाज के लोगों, वो बच्ची 5 साल की समझती है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। वो 5 साल की बच्ची समझती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। आवाज नहीं आ रही है? अब देखो बारी है क्या?
धन्यवाद करता हूं यहाँ के प्रशासन के लोगों का, यहाँ की पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों का। पिछला मुकाबला मुख्यमंत्री जी से था, इस बार आपके सम्मान में कह रहा हूं, एक व्यवस्था नहीं की आपने। अपने रिश्तेदारों के लिए 3000 की फोर्स लगा कर व्यवस्था कराते हो। और हमारे लोगों के लिए ये व्यवस्था कराते हो। मेरे लोगों के पैरों से गाड़ियां चढ़ी, एक व्यवस्था नहीं करी। हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हो, एजेंटगिरी सरकार की करते हो। चिंता मत करो, करो नौकरी, होगा आपसे आमना सामना। भारतीय संविधान हर कमजोर को ताकत देता है। मैं बदला लेने में नहीं, बदलाव करने में भरोसा रखता हूं। जिनके लिए आज व्यवस्था नहीं की, वो लोग इस अपमान को समझेंगे और वो मेहनत करेंगे और इतनी ताकत बनाएंगे, कल उनको सलाम करना पड़े। आपको याद रखना मेरी बात को। मैं पुनः अपनी बात पे आता हूं। अब ये लड़ाई तीसरी आजादी की है। कौन सी लड़ाई है? तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हो नहीं लड़ना चाहते हो बताओ। ये लड़ाई बिना एकता के नहीं लड़ी जा सकती है। मध्य प्रदेश में रहने वाले 90% समाज, जो बहुजन समाज है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, उन लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उनके नेताओं को नहीं, उनके समाज को एकजुट होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, समाज को जाके जागरूक करना पड़ेगा, तब हम तीसरी लड़ाई की आजादी जीतेंगे। क्या आपको 2 अप्रैल का अन्याय याद है? जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को याद है। अब तो कान से सुनो बेटा, नालायक लोगों का कोई इलाज नहीं है। दोनों हाथ उठा के बताओ 2 अप्रैल का दर्द किन किन को याद है। खून के आंसू रुलाए सरकार ने, खून के आंसू। हजारों लोगों ने जेल काटी, इतने परिवारों ने शहादतें सही, कितने साथियों के बदन पे लाठियों ने खाल उधेड़ ली। हमारा खून बहा मध्य प्रदेश में। 2 अप्रैल के आंदोलन में सरकार के लोगों ने हमारा तमाशा बनाया, हमारा मजाक उड़ाया, हमारे खून पे हंसे सरकार के लोग। यही सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। इनसे बचने के लिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो तो अपनी सरकार भी नहीं बचा पाए, अकेले वो इस सरकार का मुकाबला नहीं भी कर सकते। इसलिए आप बहुजन समाज के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हम ही ऐसे लोग हैं जो इनका सामना कर सकते हैं। ये दम अब यहां की कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा। अब अगर इस निकम्मी सरकार को कोई उखाड़ कर फेंक सकता है तो वो यहां उपस्थित मेरा बहुजन समाज है, वही उखाड़ कर फेंक सकता है और कोई उखाड़ नहीं। हमारे हक छीने जा रहे हैं, हमारे प्रदेश में हमारे हक छीने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। अगर हमें हक बचाने हैं या हक देने वाला बनना है तो हमें एकजुटता करनी पड़ेगी। क्या आप एकजुटता के लिए तैयार हो? जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब मन से दोगे? अगर पिछड़े वर्ग के भाइयों के अधिकारों पे आंच आओगी तो खून देने के लिए तैयार रहोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ।
अगर मेरे आदिवासी भाइयों पे अन्याय होगा तो संघर्ष करने के लिए, खून देने के लिए तैयार हो क्या बताओ? और जो यहां मेरा आदिवासी और पिछड़े वर्ग का परिवार आया, अल्पसंख्यक वर्ग का, मैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी पूछना चाहता हूं, उनके साथ अन्याय होगा तो उनकी लड़ाई लड़ने को लिए तैयार हो या नहीं हो बताओ? अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दलित समाज के स्वाभिमानी लोगों के हक अधिकार की लड़ाई को इनके साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो बताओ? अगर ये एकता बन जाएगी, भाईचारा बन जाएगा तो हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। मैं खुद अपने भाइयों के लिए इस एकता को बनाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता हूं। अगर खून भी देना पड़ा तो चंद्रशेखर आजाद का ये वादा, भीम आर्मी का ये वादा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे तमाम सीनियर नेता यहां हैं, हमारे प्रदेश के दोनों अध्यक्ष, मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता हूं, इस एकता के लिए अगर अपने खून का भी बलिदान करना पड़ा बहुजन भाईचारे के लिए तो हम लोग तैयार हैं। कुर्सी की तो क्या हैसियत है, कुर्सी तो बहुत छोटी बात है। हमें दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं होने देना, अपनी एकता बना के रखनी है। आज हम यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं बताओ? मांग पत्र देने के लिए। जो मांग पत्र मैंने पढ़ा है, तुम चाहते हो उसकी मांग पूरी हो? दोनों हाथ उठा के बताओ पूरी हो या नहीं हो। वो जो वहां खड़े हैं वो बताओ पूरी हो या नहीं हो। ये मांग पत्र तुम्हें क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हारा राज यहाँ नहीं है। ये मांग पत्र सरकार को हम लोग 1 महीने का समय देते हैं अध्यक्ष जी। अगर 1 महीने के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इससे भी बड़े जन सैलाब के साथ फिर भोपाल आएंगे। लेकिन मुझे आपसे कुछ और कहना है, मुझे आपसे कुछ और कहना है। अगर इस मांग पत्र का मैं घोषणा पत्र बना दूं, अगर अकेले रहोगे तो मांगना पड़ेगा, मांगना ऐसे, और अगर एकजुट हो जाओगे तो ये तुम्हारा घोषणा पत्र हो जाएगा। घोषणा पत्र तुम्हारी जो मांगे हैं वो लिख के तुम मुझे दे दो। और एक स्वस्थ बच्चे को पैदा होने में, इस धरती पे आने में 9 महीने लगते हैं। इस 9 महीने का समय तुम लोग मुझे मेरे साथ संघर्ष करने के लिए दे दो। पहली बात, तुम्हारी जो भी मांग है उस मांग का मांग पत्र बना के मुझे दे दो। और एक स्वस्थ बच्चे को पैदा होने में जितना समय लगता है, मैं 10-20 साल तुमसे नहीं मांग रहा हूं बहुजन समाज के लोगों, उस 9 महीने का समय मुझे दे दो। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी सारी मांगों को 1 दिन के अंदर पूरा करके हम लोग दिखाएंगे, मेरा वादा। और इस मंच में बैठे 100 से ज्यादा लोग अगर विधानसभा में ना पहुंचे तो मुझे कहना, मेरा वादा है आप लोगों से। अगर आप 9 महीने मात्र संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ, 9 महीने का समय देके संघर्ष करने के लिए कितने लोग तैयार हैं जरा बताओ। चलो हाथ नीचे करो। आपको नेमावर का न्याय याद है? आप गए थे ना मेरे साथ नेमावर? देखो, जब आपका राज नहीं होता तो क्या होता है। मेरे परिवार को नेमावर में जानवरों से भी बुरी तरह अन्याय करके दफना दिया गया और मेरी बहन भारती खून के आंसू रोती रही। हमने मांग की सीबीआई जांच की, खाना पूर्ति की, लेकिन मेरे परिवार को नेमावर के न्याय नहीं मिला, सरकार ने नहीं दिया। क्या आप चाहते हो नेमावर के परिवारों को न्याय मिले?
चलो आगे बढ़ो। आज हमारे प्रभारी जी आए हैं और गुर्जर समाज के बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञापन सौंपे, अपनी तमाम मांगे रखी, पिछड़े वर्ग की मांगे और अन्य मांगे। एक इतिहास की भी मांग है कि भाई हमारे इतिहास को लूटा जा रहा है, चुराया जा रहा है। ये बड़ा भोला समाज है यहाँ मध्य प्रदेश में। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं, अगर उनको याद हो, इतिहास से सीख लेनी चाहिए, अपना इतिहास बचाना चाहते हो ना, याद करो राजस्थान में 75 गुर्जर समाज के भाइयों को किस तरह से गोलियों से छन्नी करके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खून के आंसू रोने के लिए पूरे गुर्जर समाज को मजबूर किया। याद करो, उन माओ को याद करो जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को खो दिया। क्या बात करते हो? इनसे उम्मीद करते हैं ये तुम्हें न्याय देंगे? इन्होंने इतिहास लिखा तो भी हमें अपमानित किया। अगर अपने इतिहास को बचाना चाहते हो, अपने वर्तमान को स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहते हो, तो अपनी ताकत बनाओ। गुलाम नेताओं को छोड़ के आओ मेरे लोगों, मेरा 9 महीने के लिए साथ दो और देखो जलवे मध्य प्रदेश में। इतिहास भी बचेगा, इतिहास भी बचेगा और इतिहास बनेगा भी। जैसे आज यहाँ इतिहास बना है, हमारे ओबीसी महासभा के लोगों ने मुझसे कहा कि किसी बहुजन समाज के नेता ने, संगठन ने इतनी बड़ी रैली नहीं की। भोपाल में 1997 में मान्यवर काशीराम साहब भी यहाँ आए थे। मैंने उनसे कहा इससे पहले आप लोग इकट्ठा भी नहीं हुए, आज आप इकट्ठा हो गए हो तो देखो इतनी बड़ी रैली हो गई है। अगर आप इकट्ठे होकर चलोगे तो तुम्हारा राज भी मध्य प्रदेश में स्थापित हो जाएगा। सरकार इतनी डरेगी आज की आपकी रैली के बाद कि कुछ लोग जो मंच पे बैठे हैं, हो सकता है कल उनको भाजपा ज्वाइन करा ले। घबराना नहीं, एक जाएगा 100 आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की, रविदास जयंती के अवसर पर 100 करोड़ रुपए की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी उज्जैन में 50 लाख रुपए की, इंदौर में भी की थी 25 लाख रुपए की। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, शिकारी आता है, दाना फेंकता है, हमारे लोगों को फंसाता है। जब हमारा आदमी दाना चुगने के लिए जाता है तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। जिन्होंने पिछले 4 साल में नहीं किया वो अब आपके लिए करेंगे। अब मैं आज आपसे ऐलान कर रहा हूं कि जो सरकार 5 साल में नहीं कर पाई, हम लोग 1 साल में कर देंगे। जो मांग पत्र आपका है वो घोषणा पत्र बना के काम कर देंगे। अभी बजट आएगा, मुख्यमंत्री जी और घोषणाएं करेंगे। इनकी घोषणा में तो नहीं तुम लोग आने वाले, शिकारी के जाल में तो नहीं फंसोगे। नहीं, ये दोनों हाथ उठा के बताओ। बहुत अच्छे। मुख्यमंत्री ने कहा 1 लाख नौकरी देंगे अगस्त तक। कहा ना, जो मुख्यमंत्री अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा न कर पा रहा हो मध्य प्रदेश में, वो हमारे लोगों की स्वाभिमान सम्मान की रक्षा क्या करेगा? क्योंकि वो भी मेरे परिवार के व्यक्ति हैं। मैं उनके साथ जो अपमान किया गया, मैं उसके लिए भी खेद प्रकट करता हूं कि किसी को अधिकार नहीं है पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को अपमानित करे, लेकिन उनको भी अधिकार नहीं है पिछड़े वर्ग का कहलाने के लिए। जब वो नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के अधिकार को खाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं,
1 लाख नौकरियों में SC ST OBC का आरक्षण कितना पूरा करोगे ये भी बताओ। 2 लाख से ज्यादा बैकलॉग पड़ा हुआ है, उसको कब भरोगे मुख्यमंत्री ये भी बताओ। 68,000 की भर्ती हुई, हमारे नेता जानते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 की शिक्षक भर्ती, 20,000 पद ये सरकार खा गई थी भारतीय जनता पार्टी की। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, आप भी इस निकम्मी सरकार से कोई उम्मीद ना रखो। अब काम की बात सुनो, राजनीतिक बात बताऊं आपको। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में करेरा में 6 वर्ष की मासूम बच्ची से अज्ञात लोगों ने, मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ होगा, आप जानते हैं इस मध्य प्रदेश में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। यह घटना 11/2/2023 की है, अभी तक भी कार्रवाई शायद नहीं हुई है। अब मेरी बात पे गौर करो, मीडिया के साथी भी सुन लो। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर दे तो मीडिया के लोग इस पे सवाल पूछना। जो समाज सरकार बना सकता है वो अपने लोगों की सरकार क्यों नहीं बना सकता है? इस मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, आप बताओ मुझे। मेरा वादा है कि हम लोग भाईचारा बना के एक पॉलिसी बनाएंगे। सुन लो, आज मीडिया के लोग जानना चाहते थे ना, जो मान्यवर काशीराम साहब कह के गए उनका वादा अधूरा है। अगर मेरे आदिवासी समाज के लोग तैयार हो जाएं तो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे मध्य प्रदेश में। और जाओ बीजेपी कांग्रेस के लोगों को कहो कि वो बना के दिखा दें। वो बनाएंगे तो राज्यपाल या राष्ट्रपति, जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है, सिर्फ दिखावा करेंगे। बहुत नेता तैयार हो गए हैं मेरे आदिवासी परिवार में। तुम लोग मोर्चा, मेरा वादा है कि पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हम लोग बना के दिखाएंगे। इसी बार एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री, एक अन्य पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक अल्पसंख्यक समाज का उप मुख्यमंत्री। ये 4 ताकतवर लोग हम लोग अपनी सरकार के जरिए मध्य प्रदेश में बना के दिखाएंगे। और चारों को बराबर पावर होगी कि चारों लोग इन वर्गों के हितों के लिए कानून बनाए और फैसले ले। आप ये बताओ, वोट हमारा, राज तुम्हारा, कब तक इस देश में चलेगा? आप बताओ। जातिगत जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ। जाति धर्म के नाम पे जो अन्याय हो रहा है वो रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? बताओ। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? देखना, मुझे बताओ, हमारी बहन बेटियों पर जो अत्याचार होता है, जो खून के आंसू हम लोग रोते हैं, वो खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ। जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी को कोसते रहते हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोग कोसते रहते हैं। इन बहुजन समाज को अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ। आप में से कितने लोग चाहते हो कि आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बने? हाथ उठाओ। मैं देख रहा हूं, उठा के रखो। मैं देखता हूं मेरे आदिवासी परिवार के कौन कौन साथ हैं। बैठ, हाथ नीचे कर लो। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। 1 महीने का समय हम लोग सरकार को देंगे।
कि सरकार हमारी मांगों को माने। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो 1 महीने के बाद हम लोग रणनीति बना के बहुजन समाज में भाईचारे के सम्मेलन चलाएंगे और बहुजन समाज के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करेंगे। मेरे जाने के बाद ये हम गौर करोगे, हमारी एकता को तोड़ने के लिए झगड़े कराओगे। वादा करो मुझसे कि अपने लोगों से नहीं लड़ोगे। आप लोग वादा करो, अगर लड़ोगे तो दुश्मन की नीतियों के खिलाफ लड़ोगे, एक दूसरे की ताकत बनकर लड़ोगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ोगे। बताओ, करो वादा मुझसे, दोनों हाथ मारो, वादा करो। अपना